मार्क्सवाद भाग एक में कौशल कुमार सैन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। राजनीति विज्ञान के मूलाधार पुस्तक के अंतर्गत अब हम मार्क्सवाद का अध्ययन करेंगे। मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स के विचारों का संग्रह है, इसलिए इसे मार्क्सवाद कहा जाता है। कार्ल मार्क्स समाजवादी विचारक थे जिन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद की धारणा को स्थापित किया। यद्यपि इससे पूर्व भी समाजवादी विचारधारा प्रचलित थी, लेकिन उनका कोई निश्चित पद्धति कि किस प्रकार शोषण दूर हो सकता है। समाजवाद का मूल उद्देश्य समाज से शोषण को दूर करना है। तो इनसे पहले भी बहुत सारे समाजवादी विचारक हुए हैं, रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन, प्रूनो, चार्ल्स फूरियर, लुई ब्लो आदि, किंतु उन्होंने ऐसी एक योजना नहीं दी कि किस प्रकार समाज से शोषण दूर होगा। तत्पश्चात मार्क्स ने इनके बाद समाजवादी विचारधारा को एक नई दिशा दी। ऐसी योजनाएं दी जिनके आधार पर समाज की व्याख्या की जा सकती है, समाज के विकास को समझा जा सकता है, समाज के स्वरूप को समझा जा सकता है और समाज से शोषण को दूर किया जा सकता है। कार्ल मार्क्स आधुनिक युग का ऐसा दार्शनिक है जिसे न केवल समाजवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया, अपितु सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए वैज्ञानिक नियमों की खोज की। अर्थात इन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, अर्थात समाज की व्यवस्था और समाज में समाज की आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन किस प्रकार होता है। इस ऐसे परिवर्तन मतलब उसके लिए वैज्ञानिक नियमों की खोज की। मार्क्स का अमर ग्रंथ दास कैपिटल तथा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो समस्त समाजवादी विचारधारा की खान है। मार्क्स के समाजवाद को सर्वहारा समाजवाद अथवा वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से जाना जाता है। मार्क्स से पूर्व अनेक फ्रेंच एवं अंग्रेज विचारक हुए हैं जिनके द्वारा समाजवादी विचार व्यक्त किए गए हैं। इनमें मुख्य हैं रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन, प्रूनो, चार्ल्स फूरियर, लुई ब्लो आदि। ओवन का विचार था कि नई औद्योगिक व्यवस्था प्रतिस्पर्धात्मक होने की बजाय सहयोगात्मक होनी चाहिए। ये मार्क्स के पूर्व के समाजवादी विचारक हैं, जिनमें सबसे पहले रॉबर्ट ओवन, जो ये कहते हैं कि जो नई औद्योगिक व्यवस्था है वो बजाय प्रतिस्पर्धात्मक होने की बजाय सहयोगात्मक होनी चाहिए। दूसरा, सेंट साइमन वर्ग संघर्ष सिद्धांत का समर्थक था, अर्थात समाज में परिवर्तन के लिए वर्ग संघर्ष को आवश्यक मानते थे। इसी प्रकार प्रूनो ने यह प्रतिपादित किया कि सारी संपत्ति चोरी है, क्योंकि प्रूनो के अनुसार संपत्ति मजदूर द्वारा पैदा की जाती है, अर्थात मजदूर की श्रम शक्ति संपत्ति को पैदा करती है और उस श्रम मजदूर को उसका वास्तविक मूल्य नहीं मिलता और उसका पूरा मूल्य पूंजीपति की जेब में चला जाता है। इस प्रकार पूंजीपति हो जाता है और वह श्रमिकों का शोषण करता है। और प्रूनो कहते हैं कि ऐसी संपत्ति चोरी है। मार्क्स ने इन सभी विचारकों को काल्पनिक समाजवादी, यूटोपियन सोशलिस्ट कहकर संबोधित किया है। मार्क्स ने अपने से पूर्व के जितने भी विचारक थे उनको काल्पनिक समाजवादी या इनके समाजवाद को काल्पनिक समाजवाद
कह के संबोधित किया है, क्योंकि इन विचारकों ने समाजवादी विचार रखे हैं, लेकिन एक निश्चित योजना नहीं दी कि किस प्रकार समाजवाद आ सकता है, किस प्रकार समाज से शोषण दूर हो सकता है। वस्तुतः यह विचारक आर्थिक विषमता के स्थान पर समाज में धन के न्यायोचित वितरण पर बल देते थे। मतलब आर्थिक विषमता पर उनका ज़्यादा ध्यान नहीं था। वो ये चाहते थे कि समाज में जो धन का वितरण है वो न्यायोचित होना चाहिए, किंतु उन्होंने यह नहीं बताया कि यह विषमता किन कारणों से उत्पन्न होती है और उसका उत्पादन की विधियों के साथ क्या संबंध है। कि समाज में जो आर्थिक विषमता पाई जाती है वो समाज में किन कारणों से उत्पन्न होती है और उत्पादन के यंत्रों के साथ या उत्पादन की विधि के साथ उनका क्या संबंध है। उन्होंने समाज की प्रगति और विकास के नियमों को समझने का प्रयत्न नहीं किया। मार्क्स कहते हैं कि इन विचारकों ने किस प्रकार समाज में प्रगति होती है, किस प्रकार समाज का विकास होता है, अर्थात किस प्रकार समाज में परिवर्तन होता है, इन नियमों को समझने का प्रयत्न नहीं किया। इस संबंध में वेपर ने लिखा है, मार्क्स के इस विचार को वेपर ने लिखा है कि उन्होंने अर्थात काल्पनिक समाजवादियों ने सुंदर गुलाबों के सपने तो अवश्य देखे, किंतु गुलाब के पौधे उगाने के लिए जमीन तैयार नहीं की। अर्थात उन्होंने समाजवादी विचार धारा तो रखी, किंतु उस विचारधारा को किस प्रकार समाज में लागू किया जाएगा, लाया जाएगा, या किस प्रकार समाज प्रगति करेगा, किस प्रकार समाज परिवर्तन करता है, उसके लिए उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे स्वप्नलोकीय समाजवाद को वास्तविकता के धरातल पर उतारने का महान कार्य कार्ल मार्क्स ने किया है। कार्ल मार्क्स ने इस स्वप्नलोकीय समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद का रूप देने का प्रयास कार्ल मार्क्स ने किया है। इस संबंध में जोड़ का मत है, मार्क्स प्रथम समाजवादी लेखक हैं जिसके विचारों को वैज्ञानिक कहा जा सकता है। उसने अपने वांछित समाज का चित्रण ही नहीं किया, वरन उन परिस्थितियों का विस्तृत वर्णन भी किया है जिनके माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जोड़ मार्क्स के बारे में कहते हैं कि वो ऐसे प्रथम समाजवादी लेखक हैं जो अपने समाज की परिस्थितियों का वर्णन ही नहीं करते, वरन इन परिस्थिति अर्थात समाजवाद को किस प्रकार लाया जा सकेगा, इस लक्ष्य के लिए भी उन्होंने एक पद्धति का निर्माण किया है। मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत जिन्हें मार्क्सवाद कहा जाता है। मार्क्स के वो सिद्धांत हैं जिनके द्वारा समाजवाद लागू किया जाता है, या समाजवाद या समाज किस प्रकार परिवर्तन करता है, समाज में किस प्रकार विकास होता है, किस प्रकार आर्थिक संबंध सामाजिक संबंधों को प्रभावित करते हैं, उनके अनुसार जो सिद्धांत दिए गए उन्हीं का नाम मार्क्सवाद है। मार्क्स के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। उसे वैज्ञानिक इसलिए कहा जाता है कि मार्क्स ने एक वैज्ञानिक की भांति समाज के स्वरूप एवं विकास के नियमों की खोज करने का प्रयत्न किया था। उसने यह पता लगाया था कि समाज में नियमों की खोज करने समाज में परिवर्तन क्यों होते हैं, भविष्य में यह परिवर्तन किस प्रकार तथा किस दिशा में होंगे। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मानव समाज में परिवर्तन अकस्मात नहीं होते, अपितु कुछ विशिष्ट नियमों के अनुसार होते हैं। कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को ही मार्क्सवाद कहा जाता है। इसके प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं, जिनमें पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। हम इस अंक में केवल
मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अध्ययन करेंगे। अगले अंक में इतिहास की आर्थिक तथा भौतिक व्याख्या, दूसरा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को समझने के लिए मार्क्स ने इस सिद्धांत को अर्थात द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का आधार है। इस सिद्धांत के प्रतिपादन में मार्क्स ने द्वंद्ववाद का विचार हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति डायलैक्टिक प्रोसेस से ग्रहण किया और भौतिकवाद का दृष्टिकोण फायरवाक से है। इन दोनों के सम्मिश्रण ने द्वंद्ववाद के सिद्धांत को एक नई और मौलिक दशा प्रदान की। इस नवीन सिद्धांत की उपयोगिता इस तथ्य से आंकी जा सकती है कि मार्क्स ने इसे साम्यवादियों के लिए एक दिशा निर्देशन यंत्र की उपमा दी, जिसका प्रयोग करके साम्यवादी अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन की दिशा निर्धारित करते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में दो शब्द हैं। प्रथम शब्द द्वंद्वात्मक उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिसके अनुसार सृष्टि का विकास हो रहा है, और दूसरा शब्द भौतिकवाद सृष्टि के मूल तत्व को सूचित करता है, जो पदार्थ है। मार्क्स की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया। मार्क्स का द्वंद्ववाद हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है, परंतु हीगल के द्वंद्ववाद को मार्क्स ने बिल्कुल उल्टा कर दिया है। हीगल के लिए मानव मस्तिष्क की जीवन प्रक्रिया अर्थात चिंतन की प्रक्रिया, जिसे विचार के नाम से उसने स्वतंत्र कर अर्थात हीगल ने अपनी द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को विचार पर आधारित किया है, और जबकि मार्क्स ने द्वंद्ववाद की प्रक्रिया को मानव मस्तिष्क का प्रतिबंध न मान के पदार्थ पर लागू किया है। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से होने वाले विकास के बारे में हीगल यह मानकर चलता था कि समाज की प्रगति एक टेढ़े मेढ़े तरीके से हुई है, जिसके तीन अंग वाद, प्रतिवाद और संवाद हैं। मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति का आधार हीगल का यही द्वंद्वात्मक दर्शन है, लेकिन मार्क्स ने जहां हीगल अपनी द्वंद्वात्मक की पद्धति द्वारा अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति को विचार पर लागू करता है और मानव मस्तिष्क में चलने वाले विचारों के माध्यम से सत्य की खोज करता है, वहां हीगल ने इस द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग पदार्थ पर किया है। वहां मार्क्स ने इस पद्धति का प्रयोग पदार्थ पर किया है। मार्क्स के अनुसार वाद समाज की एक साधारण स्थिति है जिसमें कोई अंतर विरोध नहीं है। थोड़े समय बाद वाद से असंतुष्ट होकर उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप प्रतिवाद उत्पन्न होता है। यह निषेधात्मक स्थिति वाद की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील मानी जाती है। वाद और प्रतिवाद में अंतर विरोध के फलस्वरूप एक समझौता हो जाता है, जिससे एक नए विचार की उत्पत्ति होती है। इसे हीगल संवाद या संश्लेषण सिंथेसिस का नाम देते हैं। यही संश्लेषण आगे चलकर एक वाद हो जाता है, जिसका फिर प्रतिवाद उत्पन्न होकर संवाद के द्वारा फिर एक नया विचार उत्पन्न होता है। इस प्रकार क्रम निरंतर चलता रहता है।
प्रक्रिया में पहले किसी वस्तु का निषेध होता है, उसके पश्चात निषेध का निषेध होता है, जिसके द्वारा एक उच्चतर वस्तु अस्तित्व में आती है। मार्क्स तथा उसके अनुयायियों ने द्वंद्ववादी प्रक्रिया को गेहूं के पौधे के उदाहरण से समझाया था। गेहूं का दाना वाद है, भूमि में इसे बो देने पर यह गलकर या नष्ट होकर अंकुरित हो जाता है और पौधे का रूप ग्रहण कर लेता है। यह पौधा विकास चरण का प्रतिवाद है। तीसरा चरण पौधे में वाली का आना, इसके पकने पर गेहूं के दाने का बनना तथा पौधे का सूखकर नष्ट हो जाना तीसरा चरण संवाद है। द्वंद्वात्मक को एंजल्स ने गणित में भी लागू किया। संवाद, वाद और प्रतिवाद की इस तुलना में मात्रात्मक या गुणात्मक रूप से परिवर्तन होते हैं। आर्थिक जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में इस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को समझाया जा सकता है। पूंजीवाद वाद है, सरबराह वर्ग के अधिनायकवाद की अवस्था प्रतिवाद है और साम्यवाद की अवस्था संवाद है। दूसरा चरण द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का भौतिकवाद। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति हीगल से ग्रहण की, परंतु मार्क्सवादी द्वंद्ववाद हीगल से बहुत अधिक भिन्न है। हीगल और मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति में प्रमुख अंतर यह है कि हीगल एक आदर्शवादी था, उसके द्वंद्ववाद का आधार विचार या आध्यात्मिकता था, परंतु मार्क्स के अनुसार भौतिक पदार्थ ही इस जगत का आधार है। हीगल की दृष्टि में इतिहास विश्वात्मा की क्रमिक अभिव्यक्ति है और वह भी एक दैवी आयोजन के द्वारा जो संपूर्ण विश्व में परिव्याप्त है, परंतु मार्क्स ने हीगल के विश्वात्मा के विचार को काल्पनिक कह के छोड़ दिया और उसके स्थान पर विशुद्ध भौतिक तत्व की महत्ता स्वीकार की है। अर्थात मार्क्स ने अपने द्वंद्ववाद को पदार्थ पे लागू किया, इसलिए इसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहा जाता है। मार्क्स कहते हैं कि कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में बाध होती है। उस स्थिति में उसके पास कोई विरोध नहीं होता, लेकिन कुछ समय पश्चात उस वस्तु में अंतर विरोध पैदा होता है। एक दूसरी इस विरोध के फलस्वरूप एक दूसरी अवस्था आती है जिसे वो प्रतिवाद कहते हैं। ये वाद से अधिक विकसित अवस्था है। आगे चल के प्रतिवाद और वाद के परस्पर संघर्ष से एक तीसरी अवस्था आती है जिसे वो संवाद कहते हैं, जिसमें दोनों के तत्व पाए जाते हैं, लेकिन ये दोनों अवस्थाओं वाद और प्रतिवाद दोनों से ज़्यादा विकसित अवस्था है, जिसे संवाद कहते हैं। मार्क्स कहते हैं कि संवाद भी अंतिम अवस्था नहीं है। संवाद आगे चल के फिर वाद बनता है, फिर इसका प्रतिवाद पैदा होता है, फिर संवाद आता है। इस प्रकार ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। मार्क्स के अनुसार विश्व एक भौतिक जगत है, इसमें घटनाएं तथा वस्तुएं, क्योंकि मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवादी हैं और विद्यार्थी ध्यान देंगे कि मार्क्स के इस विचार को कि वो ये मान के चलते हैं कि इस विश्व में घटित होने वाली सभी वस्तुएं या घटनाएं एक दूसरे से संबंधित हैं। चूंकि भौतिक जगत में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, अतः सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन होते हैं। मार्क्स का मतलब है कि जब भौतिक परिस्थितियां परिवर्तित होती हैं तो सामाजिक परिस्थितियां भी परिवर्तित हो जाती हैं। इन परिवर्तनों का कारण कोई दैवीय सत्ता या ईश्वरीय नियम नहीं है, प्रत्युत भौतिक परिस्थितियों का ही होना है। इन भौतिक परिस्थितियों से मार्क्स का अभिप्राय आर्थिक संबंधों से है। मार्क्स के अनुसार पदार्थ
अर्थात भौतिक जगत द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से अपनी पूर्णता की यात्रा पर अग्रसर है और उसके विभिन्न रूप उसकी इस यात्रा के विभिन्न पड़ाव हैं। मार्क्स की इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की कुछ विशेषताएं हैं, जिनमें पहला है कि द्वंद्ववाद के अनुसार विश्व एक भौतिक जगत है जिसमें वस्तुएं तथा घटनाएं एक दूसरे से पूर्णतः संबद्ध हैं। प्रकृति के सभी पदार्थों में परस्पर निर्भरता तथा आंगिक एकता पाई जाती है। प्रकृति एक संपूर्णता है, इसके हर पहलू दूसरे पहलू पर निर्भर है तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मार्क्स के इस विचार से यह विदित होता है कि सभी घटनाएं इस जगत में घटने वाली सब एक दूसरे से संबंधित हैं और इन घटनाओं के द्वारा ही सामाजिक विकास होता है। दूसरा है गतिशीलता। प्रकृति में पाए जाने वाला प्रत्येक पदार्थ गतिशील है। लगातार गतिशीलता में से उनमें परिवर्तन होता रहता है, जिसके फलस्वरूप कुछ चीज़ें पैदा तथा विकसित होती रहती हैं। अतः यह भौतिकवादी विश्व निरंतर परिवर्तनशील है, विकासशील है। आर्थिक शक्तियाँ सामाजिक विकास की प्रेरक शक्तियाँ हैं। चूंकि भौतिक जगत निरंतर परिवर्तनशील है, अतः सामाजिक जीवन भी उसी के अनुरूप परिवर्तनशील है। यह प्रक्रिया द्वंद्ववाद के माध्यम से चलती रहती है। मार्क्स आगे कहते हैं कि प्रकृति में परिवर्तन एवं विकास साधारण रीति केवल परिमाणात्मक ही नहीं होते, बल्कि गुणात्मक भी होते हैं। गुणात्मक परिवर्तन झटके के साथ क्रांतिकारी रीति से होते हैं। जब पुरानी चीज नष्ट होकर नई चीज में बदल जाती है, पुरानी चीज में परिमाणात्मक परिवर्तन एक बिंदु पर आकर गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है। जैसे पानी गर्म हो रहा होता है और एक बिंदु पर आकर वह भाप बन जाता है। तो पानी का भाप में परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन है, और जब तक पानी परिवर्तित होता रहता है वह उसका मात्रात्मक परिवर्तन है। तो वो यही कहते हैं कि समाज में जब भौतिक परिस्थितियाँ परिवर्तित होती हैं तो वो परिवर्तन प्रारंभ में दिखाई नहीं देता, लेकिन वह एक संघर्ष का रूप धारण करके और समाज की अवस्था को ही परिवर्तित कर देता है। अर्थात पहले वाले समाज से दूसरे वाली सामाजिक अवस्था आ जाती है। गुणात्मक परिवर्तन के आने को क्रांतिकारी प्रक्रिया माना जाता है। वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे न होकर शीघ्रता के साथ और अचानक होता है। इस प्रकार ये मार्क्स की द्वंद्वात्मक भौतिकवाद संबंधी अवधारणा थी, जिसका अध्ययन हमने इस अंक में किया। विद्यार्थी समझ लेंगे कि ये मार्क्स पदार्थ पर अपने द्वंद्वादी पद्धति को लागू करता है और वो मान के चलता है कि हर पदार्थ परिवर्तनशील है, गतिशील है। उसका यह परिवर्तन प्रारंभ में मात्रात्मक रूप में होता है और एक बिंदु पे जाके गुणात्मक रूप हो जाता में परिवर्तन हो जाता है। समाज की उस पदार्थ की अवस्था चेंज हो जाती है। इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के माध्यम से वह अपनी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन करता है कि जैसे उत्पादन के साधन बदलते हैं समाज में, वैसे ही सामाजिक संबंध भी परिवर्तित हो जाते हैं और सामाजिक अवस्थाएं चेंज हो जाती हैं। ये मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद था। आगे के सिद्धांतों का अध्ययन हम अगले अंक में करेंगे। धन्यवाद।